हेलो स्टूडेंट्स, ये है एएस ट्यूटोरियल्स क्लास 8 की आपकी मैथ्स की क्लास। और यहाँ पे हम आपका शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन उसका हम करेंगे सेकंड, थर्ड और फिफ्थ पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया है। मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि फर्स्ट पार्ट आप करोगे और बहुत सारे बच्चों ने मुझे फर्स्ट पार्ट का आंसर भेज दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2, 3 एंड 5। तो पहले हम देखते हैं पार्ट नंबर 2 में हमें क्या करना है। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हो तो आपको ये एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। यहाँ पे यहाँ से शुरू करेंगे तो देखो एक साइड, दो साइड, थ्री साइड और फोर साइड, ये आपको क्वाड्रिलेटरल है। और क्वेश्चन ने पहले ही बोल के रखा है कि जितने भी वे फॉलोइंग शेप्स है ना, ये सब के सब पैरेललोग्राम्स हैं। अब पैरेललोग्राम का क्या मतलब होता है? तो पैरेललोग्राम का मतलब होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सारी प्रॉपर्टी याद है ना? कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी? अपोजिट साइड्स बराबर होंगे, अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, और जो एडजेसेंट एंगल हैं वो सब क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल्स विल बी ऑफ लीनियर पेयर, मतलब एडजेसेंट एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। तो वही सब प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें ये 3 अननोन फिगर्स एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आओ देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x और 50 डिग्री को जब हम सम करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर लीनियर पेयर इन एन क्वाड्रिलेटरल। एडजेसेंट जो एंगल्स होते हैं x प्लस 50, ये एडजेसेंट एंगल हैं, ये लीनियर पेयर होंगे। तो हमने x प्लस 50 180 कर लिया। हमें चाहिए सिर्फ x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? इस 50 को इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री। तो हमारे एंगल x की वैल्यू आ गई आपकी 130 डिग्री। अगर x 130 है तो इसका मतलब है y भी 130 होगा ना? क्यों? क्योंकि x एंड y आर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि बोथ दिस एंगल्स आर अपोजिट एंगल्स। ये दोनों क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये हो गया आपका x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो अब हमें फाइंड करना है हमारे एंगल z की वैल्यू। तो आप देखते हैं कि एंगल z की वैल्यू कितनी आती है। अच्छा, अगर ये 50 डिग्री एंगल है तो इसका अपोजिट एंगल ये भी तो 50 डिग्री होगा ना? क्योंकि ये फिर देखो, इसको फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो है कि दिस इज इक्वल टू दिस, x इज ऑलवेज इक्वल टू z। क्यों? क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, और अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये एंगल हमेशा इसके बराबर होता है। तो देखो, ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो ये एंगल इसके बराबर होगा। एक इंटीरियर के बराबर एक एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, तो ये होता है पहला रीजन। ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल z। मैं लिख देता हूं फाइंड करने के दो तरीके। पहला तरीका, एंगल x इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि बोथ आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन ये अभी, क्योंकि हमने अभी इसको नहीं पढ़ा है, हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल में हम पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम। तो इसलिए इस तरीके से ना सॉल्व करते हुए हम दूसरे तरीके से करेंगे, जिसमें हमारे पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं वो यूज में आए। ठीक है, तो अभी देखो, ये 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल, मैं इसको नाम दे देता हूं एंगल A, ये हो जाएगा 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि बोथ आर अपोजिट एंगल। तो जो दूसरा तरीका है हम उससे लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि बोथ आर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स की वजह से A की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। अब अगर A 50 डिग्री है तो एंगल A प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? स्ट्रेट एंगल बनाते हैं, है ना? ये हमने कई बार पढ़ लिया है, हमने पिछले एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व की थी इसके ऊपर, कि ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? स्ट्रेट एंगल बनाएंगे। तो हमें एंगल A की वैल्यू पता है, A की वैल्यू है 50 डिग्री, प्लस एंगल Z हमें फाइंड करना है, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा एंगल Z इज इक्वल टू
180 माइनस 50 डिग्री और एंगल Z की वैल्यू आपको मिल जाएगी 130 डिग्री। और देखो ये हमने डायरेक्ट इससे भी फाइंड कर लिया था, लेकिन क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट एंगल वाला कॉन्सेप्ट अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए हम इस तरीके से करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके थे, मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। 1 x और y की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर ली, z की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की है। सेम इसके जैसा ही डायग्राम और सेम इसके ऐसा फिगर क्वेश्चन नंबर 4 का है। क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 वाले नहीं, इस 2 के फोर्थ पार्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ मैंने लिखा है, फोर्थ पार्ट बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसा है, तो वो आपको करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो आप देखते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, और देखो इसमें क्या करना है हमें, तो हमें यहाँ पर भी x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और मैंने आपको एक बार याद हो तो मैंने बताया था कि जब भी आपको ये साइन दिखे ना, देखो एंगल का साइन होता है ये एक आर्क होता है एंगल का साइन, लेकिन जब आपको एक आर्क की जगह एक लाइन सेगमेंट का साइन दिखे, ऐसा कोई साइन दिखे, तो आप समझ जाना कि ये साइन का मतलब होता है 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्टली उसने आपको एक साइड बता दी है और ये है आपकी 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब एंगल x भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल, ये होता है अपोजिट एंगल, ठीक है। आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये है ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और उसको इस ट्रांसवर्सल ने कट किया है। जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक तीसरी लाइन कट करती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये 2-3 कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बार बार हर एक क्वेश्चन में आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल अगर मैं 1 नाम दे दूँ, ये एंगल एकदम बराबर होगा अपने अपोजिट एंगल के, सेम, मतलब कॉमन पॉइंट के अपोजिट एंगल वाले एंगल भी बराबर होते हैं। तो सेम यही कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये अपोजिट एंगल कॉन्सेप्ट कहता है, सेम इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ लगाएंगे और उसकी मदद से हमें मिलेगा ये 90 डिग्री, तो हमें मिल जाएगा हमारा एंगल x भी 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री और रीजन देंगे अपोजिट एंगल्स। क्या रीजन देंगे हम? अपोजिट एंगल। अब ये हमें मिल गया 90 डिग्री। अच्छा, अगर आप गौर से देखो तो ये तो एक बड़ा क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन अगर आपको ध्यान से देखने पे आपको ये एक ट्रायंगल नहीं दिख रहा है क्या? ये देखो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या? ये एक साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, ये देखो 3 साइड का यहाँ पे है ट्रायंगल। और हमें पता है कि एक ट्रायंगल का एंगल सम मतलब एंगल x प्लस एंगल y प्लस 30 डिग्री किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। ये हमें कैसे पता? तो ये हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसकी हेल्प से हमें पता है कि एक ट्रायंगल का एंगल सम होता है 180 डिग्री। अब इसमें से हमें x की वैल्यू मिल गई है 90 डिग्री, y हमें पता करना है और हमें 30 डिग्री तो क्वेश्चन ने पहले से ही दे के रखा है। अच्छा, और एक बात, हम बुक में आपको यहाँ पर 3 डिग्री दिया हुआ है, तो बुक ने स्पेशली मेंशन भी किया है कि इस 3 को 3 ना पढ़ के आप 30 पढ़ोगे, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि 3 डिग्री का कोई मतलब ही नहीं होता, 3 डिग्री का ट्रायंगल बन नहीं सकता। अगर आप प्रोटेक्टर अपना देखोगे तो 3 डिग्री एकदम यहाँ पे रहेगा, या मतलब वो 0, 1, 2, 3 यहीं पे कहीं आसपास आएगा, 10 से भी कम, तो उतना पतला ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, वो तो लाइन में ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम 30 डिग्री यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो 90 प्लस 30 ये हो जाएगा 120 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें सिर्फ एंगल y की वैल्यू चाहिए, तो हम सिर्फ एंगल y लिखेंगे, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री और y की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। ये हमें मिल गया। अच्छा, अब एक और चीज़, हमें यहाँ पर z की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो z को फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, मतलब अगर ये एंगल दिया होता तो सेम हम ये टेक्निक लगाते, इस ट्रायंगल में भी हम एंगल सम लगा के 90 प्लस ये एंगल प्लस ये z की वैल्यू फाइंड कर लेते, तो ये भी नहीं दिया है। अच्छा, अपोजिट एंगल के लिए बोलोगे तो अपोजिट एंगल बेटा ये पूरा आएगा, पूरा। हमें सिर्फ आधे पोर्शन की वैल्यू पता है, हमें सिर्फ y की वैल्यू पता है 60 डिग्री, जबकि ये पोर्शन को जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम अपोजिट एंगल नहीं फाइंड कर सकते। और ये पोर्शन तो और भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि नहीं हमें ये पता है, नहीं हमें ये पता है। सेम हाल इस ट्रायंगल का, मतलब ये दोनों एकदम खाली हैं, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन इसकी गिवन है। तो ऐसे केस में ना, जैसे हमने यहाँ पे अपोजिट एंगल देखा था, उसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट होता है, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है
तो एक इस साइड का एंगल, लाइन के इधर का एंगल बराबर होता है लाइन के इधर वाले एंगल के। और देखो क्योंकि ये लाइन के अपोजिट साइड है ना, उल्टे साइड है, अल्टरनेट साइड है, ये एक इस साइड का एंगल, एक दूसरे साइड का एंगल, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। क्या बोलते हैं इसको? अल्टरनेट एंगल्स। आपने पिछले क्लासेस में शायद इसके बारे में सुना हो या पढ़ा होगा, ठीक है। तो अभी आगे जब इसका चैप्टर आएगा तो मैं इसको पूरी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा कि करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं। अभी के लिए बस आप इतना जानो कि जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, देखो दो पैरेलल लाइंस, ये देखो ये एक पैरेलल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन, और उसको जब एक ट्रांसवर्सल कट करेगी तो ये वाला एंगल, लाइन के इस बाजू वाला एंगल बराबर होगा दूसरी साइड के लाइन के उस बाजू वाला। मतलब लाइन के इस बाजू वाला एंगल किसके बराबर होगा? दूसरी साइड के लाइन के उस बाजू वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। लेफ्ट या राइट, ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, उसका टॉप तो इसका बॉटम, अल्टरनेट एंगल। तो इसकी मदद से हमें मिलेगा एंगल y प्लस एंगल z, सॉरी प्लस नहीं, हम लिखेंगे एंगल y इज इक्वल टू एंगल z। क्यों? क्योंकि बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स। एक अल्टरनेट एंगल में भी आएंगे दोनों, और हमें y की वैल्यू पता है 60 डिग्री, तो z की वैल्यू भी हो गई 60 डिग्री। तो हमें z मिल गया, y मिल गया, और x तो हमने फर्स्ट लाइन में ही पता कर लिया था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। आइए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी कर लेते हैं हम फटाक से, ताकि आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूरा पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो देखो ये मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, आपके बुक में ये बना भी होगा। ये हमारा 5 है, ये देखो ये 112 डिग्री है, उसके बाद ये है आपका y, ये है आपका x, और ये गिवन है आपका 40 डिग्री। तो आपको देख के ये तो बहुत इजी सम है, अगर ये 112 डिग्री है तो इसका मतलब y भी 112 डिग्री होगा। हम अपना आंसर लिखना शुरू करते हैं, एंगल y इज इक्वल टू 112 डिग्री। क्यों? क्योंकि बोथ आर अपोजिट एंगल्स। रीजन लिखना मस्ट है, अगर आप रीजन लिखोगे तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई भी आपके मार्क्स नहीं कट कर सकता। ये 2 है, हाँ 112 डिग्री, ठीक है। अच्छा y अगर 112 है तो हमें x मिलना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू मिल गई, ये पहले से गिवन थी, और आपको ध्यान से देखने पे ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो हम लिखेंगे एंगल y प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता चलेगा कि हम ये तीनों की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है। अब हमें y की वैल्यू पता कर चल चुकी है, ये है 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, वंस प्लेस से वंस प्लेस ऐड करेंगे तो 2 में जो ऐड किया तो आएगा 0, टेंस प्लेस से टेंस प्लेस, 4 में 1 ऐड किया तो 5, और 100 प्लेस के लिए 100 प्लेस। 152 डिग्री प्लस x, ये वैल्यू होगी 180 के बराबर। हमें सिर्फ x चाहिए तो हम लिखेंगे 180 माइनस 152, ये प्लस का 152 इधर आके माइनस हो जाएगा, और हमें हमारे x की वैल्यू मिल जाएगी, ये आपका आ जाएगा 180 में से 152, यहाँ पे मैं लेस कर लेता हूँ आपके लिए। 180 में से 152 लेस किया तो 10 में से 2 गया 8, ये इसके पास था नहीं तो ये 10 हो गया, इसने इसको दिया ये 7, 7 में से 5 गया 2, 1 में से 1 गया 0। आपको x की वैल्यू मिल गई 28 डिग्री। हमें सिर्फ x और y ही फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है खत्म। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है। तो देखो लिखा है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ। आपसे 3 कंडीशन गिवन है और आपसे पूछा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो आओ एक क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ कर ही लेते हैं, ताकि हमें इस आगे के इसके पार्ट्स को हेल्प करने में, मतलब सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अच्छा, नाम हमेशा या तो ऊपर से शुरू करो या नीचे से शुरू करो, लेकिन जिस साइड से शुरू करो वहाँ पे सर्कल कंप्लीट होना चाहिए। मतलब A इधर आएगा तो B इधर आएगा, फिर C इधर आएगा और D इधर आएगा। ये नहीं कि AB इधर लिखेंगे और C यहाँ लिख दो, D यहाँ लिख दो, नहीं, वो गलत हो जाएगा। आपको यहाँ से शुरू करना है, जिधर से शुरू करना है तो उसी तरफ से आगे बढ़ते जाना है, बीच में चेंज नहीं करना है। तो अगर ये A है तो यही B होगा, यही C होगा और ये D होगा। अगर आप नीचे से शुरू करोगे तो ये A हो जाएगा, ये B, ये C, ये D। मतलब A के सामने C ही आएगा और B के सामने D ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल होगा। अब हमें बताना है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है अगर, इफ लगा है, इफ मतलब अगर।
क्या अगर कंडीशन है एंगल डी और एंगल बी बराबर 180 डिग्री के हों, एंगल डी और एंगल बी ये दोनों का जब मैं सम करूं तो ये 180 डिग्री आना चाहिए। अच्छा, अब देखो एंगल डी और एंगल बी, क्या आपको ये इसके साथ की आपने कोई प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या आपने? मतलब क्या आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसमें अपोजिट एंगल्स का काम आए पैरेललोग्राम में? बिल्कुल पढ़ी है। क्या हमने पढ़ी है? हमने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री हो और बोले कि, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा। तो मैं चलो इसको भी एंगल डी और इसको भी मैं एंगल डी ही लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा 180 डिग्री। 2 एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल डी बराबर ये 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर ये डी 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है और अगर अपोजिट एंगल है तो दोनों बराबर होंगे। और देखो 90 प्लस 90 180 डिग्री भी हो रहा है, मतलब कि हाँ, हमें बस चेक करना है कि जो कंडीशन गिवन है ये सेटिस्फाई होगी तो ये पैरेललोग्राम होगा। तो देखो ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये पैरेललोग्राम हो सकता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे इट कैन बी। लेकिन जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये 90 डिग्री तो है नहीं, हमें पता है कि 90 डिग्री का मतलब होता है राइट एंगल, जैसे कि स्क्वायर, जैसे कि रेक्टेंगल। यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है तो, लेकिन स्क्वायर तो एक्सेप्शन हो गया ना। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के तो सभी साइड 90 होते हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो स्क्वायर एक्सेप्शन हो गया। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का भी चारों साइड 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे हमें स्क्वायर रेक्टेंगल थोड़ी प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है। तो क्योंकि अपोजिट एंगल्स की वजह से ये सेम साबित हो रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे d प्लस डी। हमने कैसे लिख दिया? अपोजिट एंगल। मैं यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं ओ डबल पी ही लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा पूरा अपोजिट एंगल ही लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा अपोजिट एंगल हो गया। तो ये हो सकता है, यहाँ पे हमने सॉल्व करके दिखाया है, लेकिन जरूरी नहीं है। तो हम लिखेंगे इट कैन बी बट नीड नॉट टू बी। मतलब हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि हो। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम हमसे पूछा है ना कि स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो अगर स्क्वायर पूछता तो ये पक्का 90 डिग्री होता, ये प्रूफ हो जाता। लेकिन क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है? पैरेललोग्राम। तो पॉसिबल है क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो है इसके इक्वल आ रही हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हो, इसलिए हम लिखेंगे इट कैन बी बट नीड नॉट टू बी। अब सेकेंड पार्ट में देखो क्या पूछा है। सेकेंड पार्ट में हमसे बोला है कि ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मतलब उसने बोला है कि ए बी कौन सी है? ये है ए बी, इसकी लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर। और डी सी, अब डी सी कौन सा पार्ट है? ये वाला, इसकी भी लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो ये तो होना ही है ना, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी भी होगी। तो क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है इसलिए ये दोनों सेम हो सकते हैं। तो ये तो पॉसिबल हो गया, लेकिन ये एक ही कंडीशन है। अभी आगे क्वेश्चन बाकी है, आधा पढ़ के आंसर नहीं देने का कभी भी क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ने का। ठीक है, आगे क्या बोला है? AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये इक्वल है ना, नॉट इक्वल टू मत समझना, ये इक्वल है, इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। AD बोल दिया उसने कि AD की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन BC बोल रहा है ये BC 4.4 है, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम में कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब अगर ये इसके बराबर है तो ये वाला लाइन इसके बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो गड़बड़ है, यहाँ पे ये 4 है और ये 4.4 है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 0.4 ही है, तो जान दो ना 0.4 क्या होता है, 0.4 तो चल जाएगा इतना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। अगर ये 4 है तो ये भी 4 ही होना चाहिए। 0.4 क्या, अगर 0.1 भी लिखा होता तो भी हम इसको इक्वल नहीं मानते। अगर ये 4 है तो ये भी 4 ही होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि सिंस AD एंड BC आर नॉट इक्वल एंड टू बिकम पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बनने के लिए क्या होना चाहिए? पैरेललोग्राम बनने के लिए अपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल, अपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल एंड AD एंड BC, हमारी AD और BC है, ये अपोजिट साइड्स तो हैं, दे आर अपोजिट साइड्स बट दे आर नॉट इक्वल।
बट दे आर नॉट इक्वल। तो देयरफॉर ABCD कैन नॉट बी पैरेललोग्राम। इस कंडीशन के साथ ABCD पैरेललोग्राम नहीं हो सकती। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन बोला है एंगल A है आपका 70 डिग्री और एंगल C है आपका 65 डिग्री। एंगल A ये आपका है 70 डिग्री और एंगल C आपका है 65 डिग्री। अब बताओ, ये तो आप लोग खुद ही मुझे बता दोगे कि क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, ये तो आप खुद ही, ये ईयरफोन झूल रहा था। ठीक है, मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करता हूँ ईयरफोन लगा के, तो उसकी टेंशन मत लो। अब देखो, एंगल A 70 डिग्री है और C है आपका 65 डिग्री। और हमने अभी अभी पढ़ा लास्ट लेक्चर में कि ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। मतलब अगर ये 70 है तो इसको भी 70 ही होना चाहिए। फिर से कुछ बच्चे मत बोल देना मुझे कि सर 5 डिग्री तो कम है, चलेगा ना सर? हो जाएगा, लेकिन इतना घपला नहीं चलता। 1 डिग्री का भी फर्क होता। अगर ये 69 या 71 भी होता तो वो भी हम इसको रॉन्ग मानते। 70 मतलब 70 ही होना चाहिए, तो ये भी इक्वल नहीं है। हम क्या लिखेंगे? इन अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और हमें क्या है हेयर? एंगल A एंड एंगल C आर, ये दोनों अपोजिट तो हैं, दे आर अपोजिट एंगल्स, बट दे आर नॉट इक्वल। ये दोनों इक्वल ही नहीं है। और अगर इक्वल नहीं है तो देयरफॉर ABCD कैन नॉट बी, ABCD क्या नहीं हो सकता? पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। ये हो गया आपका आंसर। राइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान मत देना, जल्दी जल्दी में लिखा है, बोर्ड पे अच्छा लिखता हूँ। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो आप लोग। ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। ठीक है।